स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती है सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से शुरू हुई थी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल और मई में आ सकता है पीक। इस दौरान कम से कम आएंगे 25 लाख केस। तो वहीं अगली खबर बंगाल से। पुरुलिया में गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम आपकी भलाई के लिए चुनाव चाहते हैं तो दीदी अपने भतीजे को सीएम बनाने के लिए मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। गृह मंत्री के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच की मांग भी की। दिल्ली से आ रही है, जहां मनीष सिसोदिया ने एक टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी जाहिर की है। लोग केजरीवाल को मोदी का विकल्प मानने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से शुरू हुई थी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल और मई में आ सकता है पीक। इस दौरान कम से कम आएंगे 25 लाख केस। भारत में फरवरी से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद से ही कोरोना की दूसरी लहर का डर सभी को सताने लगा है। एसबीआई की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर रहेगा। 23 मार्च की ट्रेड को आधार माने तो देश की दूसरी लहर से 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। एसबीआई की 28 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकल स्तर पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग का एकमात्र उपाय है। अगर अभी से इसकी गणना करें तो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर मई के मध्य तक इसका पीक हो सकता है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कोरोना पीक पर था। उस वक्त रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। आर्थिक रिकॉर्ड्स पर फोकस करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले हफ्ते से ही सूचकांकों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंशिक तौर पर या पूरी तरह से कुछ राज्यों में एहतियाती लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का असर अगले महीने से दिखाई देने लगेगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने की जरूरत है। अगर मौजूदा हालत में रोजाना टीकाकरण की स्पीड को 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 45 लाख कर दिया जाए तो 3 से 4 महीने में 45 साल से और उसके ऊपर से लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में बुधवार को पहले 5 महीने में सबसे ज्यादा 5,53,474 नए मामले सामने आए। मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 18 राज्यों में कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर समय से पहले आ गई है, इसलिए हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाए, मास्क लगाना आवश्यक हो, साथ ही टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देश में अब तक 1,17,87,013 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,29,551 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो वहीं अगली खबर बंगाल से। पुरुलिया में गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम आपकी भलाई के लिए चुनाव चाहते हैं तो दीदी अपने भतीजे को सीएम बनाने के लिए मैदान में है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण के लिए गुरुवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के पुरुलिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बंगाल की जनता की भलाई के लिए चुनाव चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैदान में है। अब आपको तय करना है कि आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या बंगाल के विकास को चुनेंगे। शाह के भाषण की 6 अहम बातें। पुरुलिया जिले में आपको पीने का पानी घर से मिलता है क्या? ममता दीदी ने आप लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पिलाती है। एक बार दीदी को यहाँ से निकाल दो, 10,000 करोड़ रुपए के खर्चे से शुद्ध पानी की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी। भाजपा ने तय किया कि जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, वैसे ही हर किसान के घर में एक साथ 18,000 रुपए उसके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। किसानों की आय को दुगनी करने में भाजपा सरकार काम करेगी। हमने तय किया है कि जंगल महल में हम एक नया एम्स बनाएंगे। आदिवासी और कुर्मी भाइयों को स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं देंगे। हमने 250 बीपीओ के जरिए यहाँ के आदिवासी और कुर्मी भाइयों को नौकरी देने का वादा किया है। हर घर में 5 साल में कम से कम एक रोजगार भाजपा सरकार देगी। आप लोगों को गंभीर बीमारी आने पर कोलकाता जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पहले वामपंथियों ने उद्योग स्थापित नहीं होने दिए, उसके बाद दीदी ने यहाँ के उद्योगों को भगाने के लिए काम किया। टीएमसी हो या वामपंथी, ये रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार चाहिए तो यहाँ एनडीए की सरकार बनाइए। आप मुझे बताइए कि क्या बंगाल में हो रहे घुसपैठ सही है? वे घुसपैठिए आपके रोजगार ले रहे हैं, उनकी वजह से आपको ढंग से चावल नहीं मिल पा रहा। दीदी की सरकार बदल दो। इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार करेगी। इस चुनाव में ममता दीदी के गुंडे आप
को परेशान नहीं करेंगे। बेखौफ होकर मतदान दीजिए। दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र में पहले मिलिट्री फोर्स लगाई हुई है। वहीं बंगाल के सागर में योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल कभी भारत की समृद्ध और औद्योगिक राज्य माना जाता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहाँ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। आज बंगाल में उद्योग नहीं, टीएमसी के भ्रष्टाचारों का उद्योग फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि 35 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब बंगाल में टीएमसी की नई भाजपा सरकार होगी। इन सभी को ढूंढ ढूंढ कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। तो वहीं अगली खबर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। गृह मंत्री के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच की मांग भी की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने के आरोप की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गुरुवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। तो वहीं वर्तमान में होमगार्ड के डीजी परमवीर सिंह ने कोर्ट से मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से खुद को ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर भी रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले परमवीर सिंह ने बुधवार को दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दे रहे हैं। कोर्ट ने परमवीर के वकील मुकुल रोहतगी से कहा था कि आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, अनिल देशमुख की पार्टी को क्यों नहीं बनाया। रोहतगी ने इस पर संशोधित आवेदन दाखिल करने की बात कही। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की भी अपनी शक्तियां हैं, आपको पहले वहां जाना चाहिए। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखवाने के लिए गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वजय सीधे गृह मंत्री देशमुख के संपर्क में थे। देशमुख ने फरवरी में अपने घर पर वाजय से मीटिंग की थी। देशमुख ने वजय को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सच्चाई को सामने लाने के लिए अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज जल्द जब्त करवाए जाए, वरना वह उसे मिटा सकते हैं। परमवीर सिंह का कहना है कि उन्होंने अनिल देशमुख के जूनियर पुलिस अधिकारियों से सीधे मिलने और उनसे वसूली करने की जानकारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को दी थी। इसके बाद तुरंत उनको पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड के पद पर भेज दिया गया। इस याचिका में यह भी दावा किया गया था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर रहते लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। अगस्त 2020 में एक फोन इंटरसेप्ट के जरिए स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रशिन शुक्ला को पता चला कि देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी डीजीपी और गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी को भी दी थी। हालांकि बाद में उन्हें पद से अलग कर केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों पर भेज दिया गया। तो दोस्तों वहीं अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मनीष सिसोदिया ने एक टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी जाहिर की है। लोग केजरीवाल को मोदी का विकल्प मानने लगे हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी कि एलजी को चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां देने के मामले पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि एनसीटी बिल राज्यसभा में पास करके केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी को जाहिर किया है। सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि लोग अब इस बारे में सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से डर गई है। केजरीवाल सरकार को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में कहीं भी बीजेपी के किसी मॉडल की बात नहीं होती, बल्कि लोग दिल्ली सरकार के मॉडल की बात करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार को कड़ा जवाब देंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है। एनसीटी बिल 24 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ। कांग्रेस सहित 4 दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया था। इससे पहले 22 मार्च को बिल लोकसभा में पास हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बिल पेश किया। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार का स्टैंड कई मुद्दों पर क्लियर नहीं है, इसलिए यह बिल लाना जरूरी है। एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी।
जिसके बाद दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। संशोधित बिल के मुताबिक दिल्ली सरकार को विधायकों से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। इसे लेकर ही दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर एंटीलिया केस से जुड़ी आ रही है, जहां सचिन वजह अपने आप को सुपर कॉप बनाना चाहते थे। अब उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह को लेकर गुरुवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच एजेंसी की दलीलों के बाद कोर्ट ने वजह को 3 अप्रैल तक के लिए कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान एनआईए की अदालत में कई दावे भी किए गए। एनआईए ने बताया कि वजह के घर से 62 कारतूस मिले हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह साफ नहीं है कि वह कारतूस का क्या करने वाले थे। वजह की सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गई 30 गोलियों में से सिर्फ 5 बरामद हुई है। आरोपी ने यह नहीं बताया कि बाकी की गोलियां कहाँ गई। एनआईए ने कोर्ट को यह भी बताया कि वजह के एक सहयोगी, जो कि सरकारी गवाह बनने की बात सही नहीं है। किसी भी शख्स को सरकारी गवाह तब बनाया जाता है जब उस केस में चार्जशीट हो जाती है। अदालत में सुनवाई के दौरान सचिन वजह ने कहा कि वह राजनीति का शिकार हो रहे हैं और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वजह ने कहा कि मैंने इस मामले में अपराध स्वीकार नहीं किया है। मैंने 12 दिन तक इस केस की छानबीन की और फिर कुछ बदलाव हुआ और मुझे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। सचिन वजह ने कोर्ट में माना कि एंटीलिया केस को सॉल्व कर वह खुद को सुपर कॉप दिखाना चाहते थे। एनआईए ने शनिवार शाम मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजह को 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। वजह के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 476, 506(2), 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने 15 और दिन के लिए सचिन वजह की कस्टडी मांगी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान एनआईए ने बताया कि वजह की जरूरत डीएनए मैच, ब्लड सैंपल और सीसीटीवी फुटेज समेत कई सबूतों को जमा करने के लिए है, इसलिए वे अभी वजह की और कस्टडी चाहते हैं। सुनवाई के दौरान एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि यह देश का बेहद गंभीर मामला है। इस केस में वही पुलिसकर्मी आरोपी है जो इस केस की जांच कर रहा था। सचिन वजह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पोंडा का तर्क दिया गया कि एनआईए को यूएपीए को लागू करने वाले अपने फैसले को अदालत के सामने स्पष्ट करना चाहिए। यह केस यूएपीए के तहत फिट नहीं होता, सिर्फ जिलेटिन मामला विस्फोटक मिलना नहीं है। अदालत में सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि वजह के घर से 62 जिंदा कारतूस मिले हैं। यह कारतूस घर में क्यों रखे गए थे, इसे लेकर वजह ने कुछ नहीं बताया। एनआईए ने विशेष अदालत से कहा कि क्योंकि वे जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हमें और पूछताछ करने की जरूरत है।